कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की जनता से अपील। कहा, मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि देकर करें सहयोग। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दी शुभकामनाएं। त्योहार को घर में मनाने का किया आग्रह। महाकाल मंदिर में सहस्त्रधारा महायज्ञ का आयोजन। कोरोना से मुक्ति के लिए किए जा रहे महायज्ञ, जन कल्याण के लिए बाबा बम नाथ कर रहे अनुष्ठान। और रीवा में किसानों ने किया जल सत्याग्रह। बांध के पानी में 2 घंटे तक चला आंदोलन। राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। आज से नवरात्रि शुरू हो चुकी है और पूरे देश में नवरात्रि जोरों शोरों से मनाई जाती रही है, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते इस पावन पर्व को शांतिपूर्वक मनाया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्विटर अकाउंट से पावन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। ट्वीट करते हुए उन्होंने आग्रह किया कि ये पर्व आप घर में अपनों के बीच मनाएं। कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए ये आवश्यक है। जीवन में संयम और उत्साह संतुलन जरूरी है। परिस्थितियां सामान्य होने के बाद हम सब पुनः आने वाले त्योहार को हर्षोल्लास के साथ भरपूर आनंद के साथ मनाएंगे। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर अपने पैर पसार चुकी है। आए दिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम जन से मुख्यमंत्री सहायता कोष पर राशि देने की अपील की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए आग्रह किया और कहा कि मुश्किल घड़ी है, सभी मिलकर लड़ेंगे, अपनों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा कि आपका दान जीवन दान है। आपको बता दें, प्रदेश के सभी आईएएस अफसर मुख्यमंत्री सहायता कोष में 1 दिन का वेतन देंगे। आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष सीके खेतान ने यह जानकारी दी। तो साथ ही कांग्रेस सांसद, मंत्री, विधायक और पार्षदों ने पहले ही 1 माह का वेतन देने का ऐलान कर दिया है। धार्मिक नगरी उज्जैन महाकाल की नगरी है, जहां से काल को नियंत्रण करने की शुरुआत होती है। एक तरफ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में बाबा महाकाल के ठीक सामने बैठकर 72 से 75 पुजारी कोरोना से मुक्ति दिलवाने के लिए 10 दिवसीय महायज्ञ कर रहे हैं, तो वहीं महाकाल के सबसे प्रिय स्थान और विश्व प्रसिद्ध 4 शमशान घाटों में से एक उज्जैन के शमशान घाट पर 15 दिवसीय महायज्ञ की शुरुआत हो चुकी है। शमशान पर हो रहे इस यज्ञ में कोरोना से मुक्ति के लिए आहुति डाली जा रही है, जिसकी शुरुआत बाबा बम नाथ ने अपने अन्य साधु संतों के साथ की। हालांकि इस दौरान बाबा बम नाथ ने कहा, सर्दी, खांसी, जुकाम हर किसी को होता है, कोरोना का हवा बना दिया गया है, लेकिन फिर भी कोरोना से मुक्ति के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है। यह सहस्त्रधारा महायज्ञ 2016 से मैंने शुरू किया था और ये सहस्त्रधारा महायज्ञ जो शुरू किया हूँ, ये जन कल्याण के लिए, विश्व शांति, आत्म शांति, जन कल्याण, मृत्यु आत्माओं के मोक्ष के लिए। और अभी जो ये नई हवा बना हुआ है कोरोना, इसको समाप्त इसे समाप्त करने के लिए और ये सहस्त्रधारा महायज्ञ का आयोजन किया गया है कि भगवान हमारे देश के वासियों को ये कोरोना से मुक्ति दें। अरे कोरोना कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ एक हवा बना दिया है। सर्दी, खांसी, जुकाम किसको नहीं होता है, लेकिन एक सरकार हवा बना दिया कि लोगों की रोजी रोटी मार दिया, व्यापार बंद कर दिया, सारे संसार को तहस नहस कर दिया, देश की भविष्य गड्ढे में डाल दिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर से लोकसभा सांसद सुनील सोनी ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ रहे प्रकोप को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान सांसद ने परिस्थितियों की समीक्षा करते हुए प्रदेश सरकार पर हमला बोला। सुनील सोनी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश को वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए, वहीं सरकार इन उपकरणों को उपयोग
नहीं करके प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। मध्य प्रदेश के दमोह में उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान चल रहा है। शिवराज सरकार बाकी शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले ले रही है, लेकिन दमोह में चुनाव प्रचार जारी है। अब शायद लोग समझने लगे हैं कि सरकार के लिए लोगों की जान नहीं बल्कि चुनाव जरूरी है, इसीलिए अब सीएम को विरोध का सामना करना पड़ा। दमोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी सभा करने पहुंचे थे, जहां शादी विवाह से संबंधित मजदूरों ने डीजे और टेंट हाउस एसोसिएशन ने सीएम का जमकर विरोध किया। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां किसानों की तरफ से करहिया मंडी में कृषि कानून को लेकर आंदोलन किया जा रहा था, जिसके 100 दिन पूरे होने पर अब किसानों की तरफ से जल सत्याग्रह किया गया। पानी के बीच में खड़े होकर किसान संगठन के लोगों ने एक बार फिर किसानों की समस्याओं को लेकर आवाज उठाई। जल सत्याग्रह के बाद महामहिम राष्ट्रपति के नाम 4 सूत्री मांगों का ज्ञापन पत्र मेल के माध्यम से कलेक्टर रीवा को भेजा गया। इस दौरान किसान नेता ने बताया कि कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में 100वें दिन ग्राम बेहरा में किसान नेता के नेतृत्व में धरना दिया गया। धरने में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया। तो आपको बता दें, किसानों की तरफ से करहिया मंडी में कृषि कानून को लेकर आंदोलन किया जा रहा था, जिसके 100 दिन पूरे होने पर अब किसानों की तरफ से जल सत्याग्रह किया गया। पानी के बीच में खड़े होकर किसान संगठन के लोगों ने एक बार फिर से किसानों की समस्या को लेकर आवाज उठाई। जल सत्याग्रह के बाद महामहिम राष्ट्रपति के नाम 4 सूत्री मांगों का ज्ञापन पत्र मेल के माध्यम से कलेक्टर रीवा को भेजा गया और इस दौरान किसान नेता ने बताया कि कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में 100वें दिन ग्राम बेहरा में किसान नेता के नेतृत्व में धरना दिया गया। धरने में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में लॉकडाउन लगने के बावजूद क्या कुछ स्थिति है, इस खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में लॉकडाउन लगने के बावजूद भी अपनी जान जोखिम में डालकर शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा में पास अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के लिए जिला मुख्यालय पहुंचे, लेकिन संबंधित केंद्र में ताला लगा हुआ देख अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, जो अभ्यर्थी दस्तावेज के सत्यापन के लिए आए, पहले यह तारीख 5 अप्रैल थी, जिसे बढ़ाकर 12 अप्रैल कर दिया गया। तो वहीं अभ्यर्थियों ने बताया कि शासन प्रशासन ने तारीख में फेरबदल की किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी, जिसके कारण दस्तावेज सत्यापन के लिए समस्त अभ्यर्थी पहुंचे, लेकिन यहां गेट पर ताला लगा मिला। तो साथ ही सत्यापन के लिए निर्धारित समय के 1 घंटे के बाद यह सूचना दी गई कि सत्यापन का कार्य निरस्त किया गया है। दस्तावेज के सत्यापन के लिए निर्धारित केंद्र में माहौल को गर्म होते हुए देखकर जिला शिक्षा अधिकारी पहुंचे, जिन्होंने अभ्यर्थियों को बताया कि उच्च अधिकारियों ने दस्तावेज सत्यापन का कार्य लॉकडाउन के चलते निरस्त कर दिया। सर, जानकारी है कि हमको अभी भी हम लोग टीआरसी के पोर्टल जब खोल रहे हैं तो हमको यही 12 तारीख की डेट में हमारा वेरिफिकेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे हम लोग सेंटर में आए तो लॉक किया हुआ था। लगभग 10:30 बजे वो जो मैडम बैठिए 10:30 बजे वो आवश्यक सूचना चल रही थी टीआरसी पर, उसी को बस कॉपी करके यहाँ पर लगा दिया गया। उसमें कोई सील साइन नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पर कोई भी मतलब पदाधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचे और ना ही कोई कर्मचारी है। हम में से लगभग 40-50 लोग यहाँ पर आके खड़े हैं सर। कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं आई है हमारे। हम लोग वेरिफिकेशन के लिए आए। आज हमारा वेरिफिकेशन है वर्ग चयनित अभ्यर्थियों का। इन लोगों ने कोई सूचना नहीं दी क्या? सर, हमारे पास तो कोई मतलब ऑथेंटिक न्यूज नहीं पहुंची कि आज कैंसिल होगा। ये न्यूज़ तो हमने देख लिए थे कल टीवी पर कि मीटिंग हुई है और लॉकडाउन रहेगा, लेकिन जैसे अन्य जिलों से पता चला है कि जैसे दूसरे कुछ जिले हैं जहां पर लॉकडाउन है, किंतु वहां पर भी वेरिफिकेशन हो रहा है। तो हमारा कहना था कि मात्र 20-30 लोगों का ही तो एक शिफ्ट में हो रहा है। तो देश के दूसरे राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक हो रही है। यहां लगातार 5 दिनों में 10,000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। बड़ी संख्या में मौत होने के बाद भी सरकार अभी भी गंभीर नहीं है। प्रदेश में आप देखेंगे लगातार मौत हो रही है और सरकार को जिस तरीके से ईमानदार प्रयास किए जाने चाहिए थे रोकथाम के लिए, वो नहीं हुआ है। आज भी सरकार उद्घाटन और फीता काटने में मस्त है। निजी नर्सिंग होम में अस्पतालों में जनता को लूटा जा रहा है, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, लाश जलाने की जगह नहीं बची है और किसी भी तरह से प्रशासन नाम की चीज प्रदेश में नहीं दिख रही है। पूरा प्रशासनिक व्यवस्था कोलैप्स हो चुका है और मुख्यमंत्री जी समेत सारे मंत्री घर में दुबक चुके हैं। मंत्रियों का कहीं अता पता नहीं है। प्रदेश की जनता आज खून के आंसू रो रही है कि वो सरकार कहां है और सरकार नाम की चीज प्रदेश में नहीं दिख रही है। ऐसा लगता है प्रदेश को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। लगातार मौतें हो रही है, उसके बाद भी प्रशासन ने वो तैयारी, वो प्रयास नहीं। और इसी के साथ ही स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ANB न्यूज के साथ। जनता ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਈ-ਆਫਿਸ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 65 ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ 55 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 40,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 4.5 ਲੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਫਿਸ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। दरअसल ई-ऑफिस सिस्टम लागू ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ई-ऑफिस ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਫਾਈਲ ਦੇ ਗੁੰਮ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਕੰਮ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੋਈ ਝੰਜਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਈ-ਆਫਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗੀ।